साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वो किसी दूसरे अमल के लिए अस्पताल गए थे जहां जांच के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साबिक सदर जमहूरिया ने उन तमाम अफराद से तन्हाई इख्तियार करने और कोरोना जांच कराने की अपील की जो कि पिछले हफ्ते उनके राब्ते में आ चुके हैं। और चलिए दिल्ली से मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, प्रणब मुखर्जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुछ जानकारी? बिल्कुल आपने सही कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके आज इस बात की इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि वो किसी और काम से हॉस्पिटल गए थे रूटीन प्रोसीजर चेकअप कराने के लिए, लेकिन अब इसके बाद उनको वहां पे भर्ती करा दिया गया है। हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक डिटेल्स नहीं है सामने आए हैं कि सिम्टम्स हैं या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो हॉस्पिटल किसी और काम से गए थे तो सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। और हमारे पास ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति का जो पर्सनल स्टाफ है उनको कह दिया गया है कि वो तुरंत आइसोलेट हो जाएंगे। जो भी उनके साथ पिछले कुछ दिनों से उनके साथ काम कर रहे थे वो आइसोलेट करेंगे खुद को, और सभी स्टाफ का जो है क्वारंटाइन करने के साथ साथ ही उनका टेस्ट भी जो कोरोना टेस्ट जो होता है वो भी कराएगा। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस अहम जानकारी के लिए। उधर उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा की तबीयत आगरा में अचानक बिगड़ गई। आगरा में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के दौरान दिनेश शर्मा की तबीयत नासाज हो गई। फौरी डॉक्टर्स की टीम को तलब किया गया। डॉक्टर्स ने नायब वज़ीर आला का इलाज किया। अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आला आगरा से मथुरा जा रहे थे। मुल्क में कोरोना के मामलों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, कर्नाटक समेत दीगर रियासतों में कोरोना के मामलों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक कल 11 बजे दोनों की बातचीत होना है। मगरबी बंगाल में कोरोना मुतासिर की मजमूई तादाद 95,000 है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 3,000 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 27,264 मामले एक्टिव हैं। और वहीं मुल्क में कोरोना मामलों की मजमूई तादाद 22 लाख से तजावुज कर गई है। इनमें 6,34,945 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 62,064 मामले रोशनी में आए। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,007 अफराद की मौत हुई, जो कि एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में अब तक 44,386 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोरोना के मामलों में इजाफे के साथ साथ कोरोना से सेहतयाब होने की शरह में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में अब तक 15 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं हालिया कुछ दिनों के दौरान जो आदाद शुमार कोरोना के सामने आए वो बिलाशुबा तशवीशनाक हैं। कोरोना के मामलों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखा गया। कोरोना टेस्ट में भी इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 4,77,023 टेस्ट किए गए। ICMR के मुताबिक अब तक 2,45,83,558 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा गया। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 4,000 नए मामले यहां सामने आए। बिहार में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 79,720 हो गई है। इनमें 25,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। रियासत में अब तक 382 अफराद की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 48,243 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर, सुशांत सिंह केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है। उनके वालिद इंद्रजीत, भाई शोविक और रिया के सीए भी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। इस बीच रिया के इनकम टैक्स रिटर्न से कुछ अहम बातों की जानकारी मिली। 2017-18 में रिया की कुल आमदनी 17,57,472 थी, जिसमें आइंदा साल हैरत अंगेज तौर पर गिरावट आई। ये घटकर 16,04,936 हो गई। इसी दौरान रिया की गैर मुनक़बिला जायदाद में 10 गुना इजाफा देखा गया।
और सुशांत सिंह राजपूत के वालिद के सिंह के वकील ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया है। उसमें कहा गया है ये 0 FIR है। हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। मामला अदालत में है और उनके वकील हैं विकास सिंह। जिस तरह से सुनवाई लगातार जारी है, सर क्या प्रोग्रेस है, कल हियरिंग है? देखिए, एक महाराष्ट्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही है। मतलब उससे बड़ा ये लगता है कि उनको कानून का ज्ञान कम है। वो कह रहे हैं कि ये 0 FIR है। 0 FIR जो है वो एक कॉन्सेप्ट बड़ा अलग चीज़ है। आपको याद होगा आसाराम बापू के मामले में जो लड़की थी, जो कंप्लेनेंट, उसके पिता कंप्लेनेंट थे, तो जो कुछ भी हुआ उसके साथ राजस्थान में हुआ, रहने वाली यूपी की थी। तो जब ट्रेन से दिल्ली उतरी तो पहाड़गंज में पुलिस स्टेशन में जा करके उसने FIR दर्ज करवाया। इसलिए करवाया कि उसको डर था कि राजस्थान वाले दर्ज नहीं करेंगे और वो वेट नहीं करना चाहती थी कि अपने घर जा कर के कराएं। तो दिल्ली में चूंकि कुछ भी नहीं हुआ था, ना वो रहने वाली दिल्ली की थी, तो उसको 0 FIR करके रजिस्टर कर लिया गया और फिर उसको वहाँ भेज दिया गया थाने में जहाँ पर कि इंसिडेंट हुआ था। हर जो एक विक्टिम होता है या जो एक क्राइम का जो सफरर होता है, उसको हमेशा चॉइस होता है कि या तो वो कराए जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ, या वो कराए जहाँ वो रहता है, जहाँ पर उसको उस हादसे का जो इफ़ेक्ट सफ़र करना पड़ता है। तो उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम, जो 179 CRPC में है। हमारे क्लाइंट को चॉइस था कि मुंबई में कराएं या पटना में कराएं। मुंबई पुलिस का जो रवैया था कि उन्होंने 25 फरवरी के कंप्लेंट के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। जब हमने कह दिया कि हमको इसके जान से खतरा है, मरने के बाद भी उस दिशा में कोई काम नहीं किया। तो जब हमने देखा कि तमाशा चल रहा है, इंक्वेस्ट जो 24 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए, उस इंक्वेस्ट को चलाए चले जा रहे हैं, तब हमारे क्लाइंट ने हमसे डिस्कस किया और हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर तो अगर FIR गलती से डाल भी देंगे तो रफा दफा करके ख़त्म कर देंगे। तो हमने कहा कि पटना में करेंगे, क्योंकि पटना में जुरिस्डिक्शन है। क्योंकि इस कानून जो है ना, वो कंप्लेनेंट का कन्वीनियंस देखता है, अक्यूज का कन्वीनियंस नहीं देखता है। इसलिए अगर पटना में वो चाहते हैं कि FIR दर्ज हो तो पटना को बिल्कुल राइट है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पटना पुलिस जब गई तो क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन जब कर दिया तो हम लोग को लगा कि अब तो डिले हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्वारंटाइन इस झगड़े में हम क्यों पड़े रहें। तो फिर उनके पिताजी ने नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट किया कि CBI को हैंडओवर कर दी जाए। अब CBI को हैंडओवर हो गई। इसलिए CBI, तो उन्होंने पिटिशन में खुद कहा है कि उनको CBI चाहिए, तो इसलिए CBI के खिलाफ वो अपोज कर कैसे सकती हैं। इसलिए मेरे को नहीं लगता कल को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सर, क्या उम्मीद है लोगों को इस तरह से, जिस तरह से लगातार हियरिंग हो रही है, इस पर एक मुद्दा बन गया है पूरे बिहार में, पूरे देश का ले? देखिए, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अब CBI का जो हैंडओवर हुआ है केस का, उसका स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिलेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का एक अलग से अप्रूवल मिल जाए तो फिर वो एक और मामला जो एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात है कि महाराष्ट्र स्टेट का कंसेंट नहीं है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट CBI को हैंडओवर कभी भी कर सकता है। तो इसलिए अगर ये जो ऑलरेडी जो बात चल रही है, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट एग्री कर रहा है कि हाँ CBI को ही जाना चाहिए और उनसे एक फर्दर हम ऑर्डर ले लें, तो कल को CBI को भी दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने में और वहाँ पर भी कोई भी तहकीकात करने में। तो हमको तो पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंप ऑफ अप्रूवल कल दे देगा और CBI अच्छी तरह से फिर इस पर छानबीन कर पाएगा। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन सतप्रकाश के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की अहम खबर, इम्तिहान मुनक्किद कराने की UGC की हिदायत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज UGC के हुक्मनामे के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई हुई है। दरअसल दिल्ली और महाराष्ट्र हुकूमतों के फैसलों की UGC ने मुखालिफत की है। यूनिवर्सिटी इम्तिहान न कराने के फैसले की UGC ने मुखालिफत की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोनों हुकूमतों का फैसला UGC ज़ाब्तों के खिलाफ है। तलबा की डिग्रियां तस्लीम नहीं की जाएंगी और डिग्रियां देने के ज़ाब्ते बनाने का इख्तियार UGC का है। इम्तिहान न कराना तलबा के हक में नहीं रहेगा।
जितनी जल्द इस मसले का हल निकल आए तलबा के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ये एसजी ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट जुमे के रोज तफसीली दलाइल की समाअत करेगा। 14 अगस्त को अगली समाअत होना है। तो दिल्ली और महाराष्ट्र हुकूमतों के फैसलों की यूजीसी ने मुखालिफत की है। सुप्रीम कोर्ट में आज यूजीसी के हुक्मनामे के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई हुई है। यूनिवर्सिटी इम्तिहान न कराने के फैसले की मुखालिफत की है और इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोनों हुकूमतों का फैसला यूजीसी ज़ाब्तों के खिलाफ है और तलबा की डिग्रियां तस्लीम नहीं की जाएंगी। डिग्रियां देने के ज़ाब्ते बनाने का इख्तियार यूजीसी को है और जितनी जल्द इस मसले का हल निकल आए तलबा के लिए उतना अच्छा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। मनोज सिन्हा ने सदर जमहूरिया से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और बाद में एलजी ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। कांग्रेस को अभी तक नया सदर नहीं मिल सका है। नए सदर के इंतखाब का अमल जारी है। इस बीच उबूरी सदर की हैसियत से सोनिया गांधी को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। जब तक किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती तब तक सोनिया गांधी के हाथों में ही पार्टी की बागडोर रहेगी। सोनिया गांधी का कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर आज कार्यकाल पूरा हो रहा है। पिछले साल 10 अगस्त को ही उनको अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी। कौन अगला अध्यक्ष होगा, किसके सिर पे ये ताज होगा, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि सोनिया गांधी अभी अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अध्यक्ष को लेकर प्रक्रिया जारी है। CWC की मीटिंग होगी, उसमें तय किया जाएगा कौन अगला अध्यक्ष होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो चुनाव भी कराया जा सकता है, क्योंकि कई जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हों, मनीष तिवारी हों, दिग्विजय सिंह हों, सब चाहते हैं कि अध्यक्ष बने। लेकिन इन सब की राय ये है कि ज़्यादातर कि राहुल गांधी को, खास करके जो दिग्विजय सिंह हों या कमलनाथ हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, सब चाहते हैं कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब राहुल गांधी को लेनी चाहिए। कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष कब मिलेगा, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजवी, न्यूज़ 18। मुंबई रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम महकमे को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुश्तरका कार्रवाई में 191 किलोग्राम मंशियात नवसेवा पोर्ट से जब्त की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजमीन को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया और आलमी बाजार में इसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए बताई गई है। काम के मुताबिक मंशियात की ये बड़ी खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए बहरी रास्ते से मुंबई पहुंची थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और अंडमान निकोबार जजीरों के दरमियान सबमरीन केबल सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस सिस्टम से राब्ते में बेहतरी आएगी। इस सिस्टम के तहत 2 मुकामात के माबैन टेली मवासलात के तबादले के लिए समुद्र में केबल बिछाई जाती है। तकरीबन 1224 करोड़ में 23 किलोमीटर की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई और यह मंसूबा अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो गया। इस केबल के जरिए पहले की बनिस्बत कम्युनिकेशन को मजीद तक़वियत मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये अंडमान के लोगों के लिए एक प्रकार से 15 अगस्त के पूर्व इसी सप्ताह एक स्नेह भरे उपहार की तरह ये अवसर मैं देखता हूं। साथियों, समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। गहरे समंदर में सर्वे करना, केबल की क्वालिटी मेंटेन रखना, विशेष जहाजों के जरिए केबल को बिछाना,
ये आसान नहीं है कि बरसों से इस सुविधा की जरूरत महसूस होते हुए भी इस पर काम नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया। यूपी में जिला हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में एक 6 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी की ऐसी वारदात अंजाम दी गई जिसे दिल्ली के निर्भया इस्मत रेजी मामले की यादों को ताज़ा कर दिया। गढ़ मुक्तेश्वर के एक गांव में घर के बाहर खेल रही 6 साल की मासूम बच्ची को एक शख्स ने मोटरसाइकिल पर अगवा किया। कुछ घंटों बाद ये बच्ची जख्मी हालत में खेत में मिली। मेडिकल जांच में बच्ची का रेप किए जाने की तस्दीक हुई। हापुड़ में शुरुआती इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर बच्ची को मेरठ मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया और मेरठ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की हालत नाजुक है। इस मामले के सामने आने के बाद समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान का भी अस्पताल पहुंचना जारी है। यूपी खवातीन कमीशन के मेंबर ने अस्पताल पहुंचकर बच्ची का हाल दरियाफ्त किया और उसे बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कराने की यकीन दहानी कराई। वहीं मुजरिम की तलाश के लिए पुलिस की 6 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन मुजरिम को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। काफ़ी चोटें आई हुई हैं, अंदरूनी चोटें भी काफ़ी थी, बाहरी चोटें काफ़ी थी और बुरी तरह से वो क्षतिग्रस्त लड़की थी। उसको पहले वहाँ पर उसका जांच कराई गई, मेडिको लीगल हुआ उसको इमरजेंसी भर्ती कराया गया और उसके बाद कल उसका एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिसमें इसको कोलोस्टमी कहते हैं की गई है। लेकिन अभी वो ऑपरेशन अपने आप में पूरा नहीं है, उसमें कई स्टेज में उसके कई ऑपरेशन शायद करने पड़ेंगे और उसमें अभी उसको शायद जैसा मुझे बताए थे वो अभी लड़की वैसे स्टेबल है लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं है लड़की अभी। वो 6 साल की बच्ची है जो दरिंदी बच्ची के साथ में हुई है, जैसे भी हुई है, क्या हुई है वो पूरा विषय संज्ञान में ले लिया जाएगा। पहले प्रार्थना ये है कि बच्ची ठीक हो, इसका इलाज सही हो। पहले तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना हम करेंगे और जो भी मेहमान बने हैं जिसने भी ये घटना करी है उसे हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी। मुहर्रम का वक्त करीब आ रहा है। कोरोना को देखते हुए अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तजुब्जुब में हैं कि इस बार मजलिस और जुलूसों का इनेकाद कैसे होगा। एक खास रिपोर्ट। जैसे जैसे मुहर्रम करीब आ रहा है, अहले बैत से अकीदत व मोहब्बत रखने वाले लोग इस तज़ब्ज़ुब और पसोपेश में मुब्तला हैं कि क्या इस मर्तबा मुहर्रम की रिवायात और रसूमात साबिक़ा अंदाज में अदा हो पाएंगी, जुलूसों की बरामदगी यकीनी हो पाएगी, मजालिस का इनेकाद हो सकेगा, क्या अज़ादारी के तमाम तकाज़े पूरे हो सकेंगे। ये सवालात कोरोना के बढ़ते कहर और पेचीदा होते मसाइल ने खासे अहम कर दिए हैं। मारूफ आलिम दीन और शिया मरकजी चांद कमेटी के सदर मौलाना सैफ अब्बास कहते हैं कि अभी मुहर्रम के ताल्लुक से सरकारी हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे अहले ईमान ने रमजान, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा को अपने घरों में रहकर मनाया है, इसी तरह अपने घरों में हुसैन और नासिराने हुसैन का भी गम मनाया जाए। मुहर्रम होना चाहिए, जुलूस बाकायदा होना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइजिंग की बात है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए जो कि हमारे डॉक्टरों के मशवरे हैं। तो उलमा हमारे कह चुके हैं, अब हम मुंतज़िर हैं कि हमारी हुकूमत की तरफ से क्या गाइडलाइन आती है और यकीनी तौर के ऊपर, क्योंकि हर देशवासी का यही मरहला है कि वो जो अपने मुल्क की जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आएंगी उसको फॉलो करना है। तो बहरहाल हम उसी के इंतज़ार में हैं। आज़ादारी भी होगी और आज़ादारी के ज़रिए से दुआ की जाएगी कि ये मरज़ और ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इस सिलसिले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिनमें सरकारी गाइडलाइंस पर अमल करने की बात को दोहराते हुए बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि मोमिनीन ऑनलाइन मजालिस का एहतमाम करें, जदीद तरीक़ाकार अपनाकर घरों में मजालिस और जिक्र सुने, तबर्रुकात की तकसीम में एहतियात से काम लें
जहां मजालिस मुनक़िद की जा रही हो वहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी करार दिया जाए। हर मुनक़िद होने वाली मजलिस में और घरों में मुनक़िद होने वाली मजलिस में भी फासले का ख़ास ख्याल रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का हम चाहे मरकज़ी मजालिस हो चाहे अपने घरों की मजलिस हो, उसमें ख़ास ख्याल रखा जाए। जिन जिन इलाक़ों या शहरों में मरकज़ी मजलिसें होती हैं, इसमें जहाँ तक मुमकिन हो ऑनलाइन या मजहबी टीवी चैनल के ज़रिए फासले बरकरार रखते हुए मजालिस को सुना जाए। मजलिस में हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो मास्क पहन कर आए और मजलिस में दाखिले के दरवाज़े पर मास्क की फराहमी का इंतज़ाम रहे और हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का इंतज़ाम रहना चाहिए है। मजलिस में पहले से पैक किया तबरुखी तकसीम किया जाए और मजलिस नज़र मौला के नाम से दस्तरखान बिछाने के बजाय इसे पैक करके तकसीम किया जाए। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम के बानी मौलाना अली हुसैन क़ुमी कहते हैं कि गमे हुसैन हमारी मीरास है, आज़ादारी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तमाम एहतियातों के साथ अहले बैत का गम जैसे माजी में मनाया जाता रहा है वैसे ही मनाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी दुनिया भर में जैसे मनाई जाती थी वैसे मनाई जाएगी। लोग उसका खुद ख्याल रखेंगे कैसे निकलना है और कैसे गम मनाना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इसलिए मैं बराए मेहरबानी तमाम मुसलमानों से भी अपील करूंगा और ख़ास तौर से शियाने हैदर से अपील करूंगा कि जब मुहर्रम आए तो मुहर्रम में जैसे आप मजलिस मातम और सीनाजनी करते थे अपने घरों में करें और जिस तरह से आप खुद जानते हैं कि हमें कैसे करना है और किस तरह इसका ख्याल रखना है, हुकूमत के बताए हुए रास्ते पर भी चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर के बैठ जाएं अपने घर में और मुहर्रम ना मनाएं। हम मुहर्रम भी मनाएंगे और बीमारी को देखते हुए भी मुहर्रम मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए यही बेहतर है कि जितनी संजीदगी, सब्र और इस्तकामत का मुजाहिरा लोगों ने ईद और ईद कुर्बा के मौके पर किया है, मुहर्रम के सोगवार मौके और रंजोलम के माहौल में भी इसे मलहूज रखें, क्योंकि सब्र तहम्मुल और अहले बैत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, कोझिकोड में तैयारे हादसे मामले से जुड़ी हुई। जख्मी होने वाले मुसाफिरों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है और तकरीबन 56 मुसाफिरों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, कोझिकोड में तैयारे हादसे मामले से जुड़ी हुई, जिसमें जख्मी होने वाले मुसाफिरों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है और इनकी तादाद तकरीबन 56 बताई जा रही है। 56 मुसाफिरों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।